सबसे पहले आते हैं हम निरंकुशवाद। इसमें एक ऐसी सरकार अथवा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि ऐसी सरकार जो होती है निरंकुशवाद, उस पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आकर उस पर शासन करता है। ऐसी सरकारें अत्यधिक केंद्रीकृत होती हैं, यानी कि केंद्रीकृत का मतलब होता है सारी शक्तियां शासन की किसी एक व्यक्ति के पास होती हैं और सैन्य बल पर निर्भर होती है ऐसी सरकारें, यानी कि सेना पर निर्भर होती हैं। और ऐसी सरकारें जो होती हैं वो दमनकारी सरकारें होती हैं, यानी कि आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई उनकी आलोचना करे तो उनको दबा दिया जाता है। दूसरा वाला है इसमें कल्पना दर्श, यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना अधिक आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, यानी कि एक ऐसा समाज बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आदर्श है, ये सिर्फ कल्पना में ही हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा समाज साकार होना लगभग असंभव होता है। उसको हम बोलते हैं कल्पना दर्श। मताधिकार। मताधिकार का छोटा सा अर्थ है वोट डालने का अधिकार, मताधिकार कहलाता है। अब ये अलग अलग देशों में वोट डालने का अधिकार जो है उसकी आयु सीमा या योग्यता अलग अलग होती है। हमारे देश में, भारत में, हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा है वो वोट डालने का अधिकारी होता है। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसमें किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए लोगों की राय जानी जाती है, यानी लोग क्या चाहते हैं ये जानने के लिए एक प्रत्यक्ष मतदान करवाया जाता है, जिसमें किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए लोगों से राय मांगी जाती है कि इस प्रस्ताव को वो स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत करते हैं। इसे ही हम बोलते हैं जनमत संग्रह। अब अगला वाला है इसमें नेक्स्ट वाला, वो है आपका रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब होता है एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों पर बल देता है, यानी कि एक ऐसा दर्शन जो परंपराएं चली आ रही हैं प्राचीन काल से, या ऐसी संस्थाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं और रीति रिवाज उन पर बल देता है। और अगर किसी प्रकार के परिवर्तन की बात आती है तो रूढ़िवाद तीव्र परिवर्तन की अपेक्षा धीमे और क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता है। धीमे मतलब परिवर्तन, धीमे मतलब होता है धीरे धीरे परिवर्तन हो, और विकास जो हो वो क्रमिक रूप से हो, यानी स्टेप बाय स्टेप विकास हो, तो उस विकास पर प्राथमिकता देता है। ऐसे दर्शन को हम बोलते हैं रूढ़िवाद। अब आते हैं अगले वाले पर, जिसको बोलते हैं हम नारीवाद। एक ऐसी विचारधारा जो महिला और पुरुषों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर बल देती है, यानी कि नारीवाद का मतलब ये होता है कि जिसमें नारियों को, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात की जाती है। अब वो अधिकार चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, इन पर समानता पर बल देने के विचार को ही हम बोलते हैं नारीवाद। अब अगला वाला है आपका नारीवाद के बाद नेक्स्ट वाला, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है लोगों का समूह। अब वो समूह जैसे राज्य है या मान लो कोई देश है। अब इस देश में और राज्य में एक समान भाषा बोलने वाले लोग, जिनका एक समान इतिहास है और जिनकी एक साझी संस्कृति है ना, तो वो लोग इसके भागीदार होते हैं। और उन लोगों में एकता और देशभक्ति की भावना महसूस करना राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे कि हम भारत के लोग, जिनकी एक समान भाषा है, जिनका इतिहास है, जिनकी एक साझी संस्कृति है, उन लोगों में अगर एकता और देशभक्ति की भावना महसूस की जाती है तो इसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब अगला वाला इसमें वो कहलाता है आपका रूपक। जब किसी भी अमूर्त विचार, मतलब कई विचार आते हैं मन में, जैसे लालच है, ईर्ष्या है, स्वतंत्रता है ना, अगर इन विचारों को किसी व्यक्ति के माध्यम से या वस्तु के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए तो उसे हम कहते हैं रूपक। जैसे कि आप लोग वर्तमान में देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कई प्रकार के इमोजी लगाए जाते हैं, तो उन इमोजी में इन सारी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो पहले इन चीज़ों को दर्शाने के लिए किसी व्यक्ति का या वस्तु को माध्यम मानकर जो है अभिव्यक्ति किया जाता था, तो इसे हम बोलते हैं रूपक। अब लास्ट है आपका इसमें, वो है उदारवाद। उदारवाद ये एक लैटिन भाषा का शब्द है लाइबर, उस पर यह आधारित है, LIBER, लाइबर, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। अर्थात उदारवाद का मतलब हुआ स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबको समानता, उसे ही हम कहेंगे उदारवाद। आपके पाठ 1 के ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो आपके
ऑप्शनल में भी आ सकते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं अति लघुतरात्मक उसमें भी आ सकते हैं। मैंने कुछ खास क्वेश्चन जो है आपको पहले ही बताए थे और ये अभी फिर जो है आगे बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि पहला वाला है इसमें, जूसेपे मैसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं जूसेपे मैसिनी का जन्म सन 1807 ईस्वी में हुआ था और जेनेवा में हुआ था। बड़ा सीधा सा आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ये। अब दूसरा वाला है जूसेपे मैसिनी से रिलेटेड है और वो है कि जूसेपे मैसिनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि उन संगठनों के नाम बताइए। तो इसमें 2 संगठन है आपके, जैसे कि एक तो है पहला वाला यंग इटली और दूसरा वाला है यंग यूरोप। और ये जो 2 जगह के नाम है मार्सेई और ये वाला है बर्न। ये स्थान के नाम है, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। अब तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें यह है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 18 मई सन 1848 ईस्वी को सेंट पॉल चर्च में किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था 18 मई सन 1848 सेंट पॉल चर्च में। अब अगला है, जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूपक क्या होते हैं। तो नारियों को जो है, स्त्रियों को किसी जो है देश के रूपक के रूप में जो है उनको दर्शाया जाता था। जैसे कि भारत देश को भारत माता के रूप में दर्शाया जाता है, तो वैसे ही जो है 2 देशों के नाम दे रखे हैं। फ्रांस में नारी रूपक जो था उसको नाम दिया गया मारियान और जर्मनी में जो नारी रूपक है उसको नाम दिया गया जर्मेनिया। फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया, ये उनके नाम थे। अगला वाला है इसमें, जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रगान है, आपको पता है जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारे राष्ट्रगान है। तो ऐसे ही जो है अलग अलग देशों के अलग अलग राष्ट्रगान हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रगान क्या है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वहाँ का राष्ट्रगान है। यूके का ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इंग्लैंड। अगला वाला है इसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम को यूके। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ सन 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में इसका जो है गठन किया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। अब अगला वाला नेक्स्ट वाला है वो है जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। तो जालवेराइन शुल्क संघ जो था उसकी स्थापना की गई सन 1834 ईस्वी में और ये स्थापना की गई प्रशा की पहल पर। प्रशा की पहल पर जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई। अगला वाला इसमें जालवेराइन शुल्क संघ। अब ये जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब की गई? जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई सन 1834 में और प्रशा की पहल पर ऐसा किया गया। प्रशा की पहल पर 1834 में जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई। अब एक क्वेश्चन और आता है आपके कि एक संधि हुई, यूनान का नाम आपने सुना है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। तो स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब दी गई, कौन सी संधि थी? तो इसमें 1832 ईस्वी की बात है, एक संधि हुई और उस संधि का नाम था कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुसार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। 1832 कुस्तुनतुनिया की संधि। अब नेक्स्ट वाला इसमें वियना संधि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वियना संधि कब की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सीधा सा आंसर है इसका सन 1815 ईस्वी में वियना संधि की आयोजित की गई। वियना संधि का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। जैसे हम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे ही जो है ऑस्ट्रिया में या जर्मनी में यहाँ पर जो है चांसलर बोला जाता है। तो चांसलर थे वहाँ के ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने इस वियना संधि का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता की थी। अब अगला वाला इसमें यूनाइटेड किंगडम में एक देश था जिसका नाम था आयरलैंड। आपने पढ़ा होगा आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है सन 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था और बाद में स्कॉटलैंड भी शामिल हुआ था, आपको पता होगा। अब नेक्स्ट वाला है लास्ट वाला, नेपोलियन का नाम आपने सुना है। नेपोलियन, उसने एक नियमों की श्रृंखला जो है उसका जारी किया था, उसको निर्माण किया था। वो नियमों की श्रृंखला जो है ना, नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है उसे, क्योंकि नेपोलियन ने जारी किया था। और इसको नेपोलियन संहिता के अलावा इसको नागरिक संहिता का नाम भी दिया गया है। अब ये नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता, इसकी स्थापना की गई, इसकी शुरुआत की गई थी, इसका निर्माण किया गया था सन 1804 ईस्वी में। और किसने किया था? नेपोलियन ने। तो इसको नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता भी कहा जाता है। आगे भी ये लिख रखा है जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है या इसको नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है।
आशा है आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको बाद में भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आप जो है इसको याद करना चाहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इसको जो है शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह से और अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें।